नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात करने वाले हैं हिंदी के PYQ अर्थात 25 अगस्त 2025 के सेकंड शिफ्ट के जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे 37, उन सभी का एनालिसिस विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। उनको करेंगे एक एक डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए बिना समय जाए किए करते हैं पहले प्रश्न की शुरुआत। और पहला प्रश्न आपकी स्लाइड पर आ चुका है। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, श्लेष अलंकार। चरण कमल यानी कि जो चरण है वह कमल के समान है। ये ऐसे चरण किसके हैं? अगर ये शब्द आपके समक्ष आ रहा है तो यहीं से इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा, क्या उपमा होगा, रूपक होगा, अतिशयोक्ति होगा या श्लेष होगा? एक बात याद रखना, यहाँ पर श्लेष और अतिशयोक्ति, यहाँ पर क्या होना चाहिए? बड़ा चढ़ा करके बात होना चाहिए। क्या यहाँ पर बड़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति मतलब कोई ऐसी बात जिसको जो हो रही है उससे बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए, तो क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। और यहाँ पर शब्द जो है उसका दोहराव होना चाहिए। क्या हो रहा है? और एक से अधिक या दो से अधिक अर्थ दे रहा वो शब्द, ऐसा है क्या? नहीं है। तो दो तो बार हो गए। आपके सामने 50% चांस आ रहा है। उपमा या रूपक, बताइए कौन सा होना चाहिए? रूपक के नजदीक जाएंगे आप सभी, क्योंकि रूपक अलंकार कमल चरण में कौन सा है? वह है आपका रूपक। क्यों? क्योंकि अभेद वर्णन है, दोनों का भेद इतना आसानी से नहीं हो रहा है। जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद निरूपण होता है, वहां पर उपमेय अलंकार होता है। जहां अर्थात जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार विद्यमान होता है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा जाता है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा जाता है। अब ये आपसे पिछली बार चरण कमल बंदो हरिराय इस तरीके से लाइन बना करके पूछ ली गई, तो हो सकता है कि अगली बार इस तरीके की लाइन पूछ ले उठा करके, इसलिए हमने भी एक लाइन और आपके समक्ष लिख दी है। इसके बाद है अगला प्रश्न नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो का नदी, इंद्रिय, गज, गाय। अब देखिए, जो गो है उसके अर्थ जो है, जो अर्थ है उनमें से यहां दो तो उसके अर्थ दिए और दो नहीं दिए हैं। इस प्रश्न में दुविधा यह है कि हमारे समक्ष दो ऐसे विकल्प है जिनके, जैसे नदी किसे कहेंगे? जो कि नदी प्रवाहित हो रही हो उसको कहेंगे। गज किसको कहेंगे? हाथी के सेंस में लिया गया यहाँ पर। ठीक, अब अलग अलग सेंस में दोनों शब्द आ रहे हैं। इंद्रिय जो कि गाय को ही कहा जाता है, गाय को कहा जाता है, गाय जो है उसे कहा जाता है। ठीक, इसके बाद में गाय को ही कहा जाएगा। अच्छा, ये तो गाय के हो गए, लेकिन ये दोनों ही विकल्प ए और बी इस प्रश्न के लिए दोनों सही बनेगा। यहां पर ए लगाने वाले को भी नंबर मिलना चाहिए और बी लगाने वाले को, या फिर इस प्रश्न को डिलीट करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ए और सी दोनों सही है इस वाले प्रश्न में, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है और नहीं में आपके समक्ष दोनों ऐसे दिए गए दो विकल्प जो गाय से संबंधित है ही नहीं। इंद्रिय तो फिर भी गाय से संबंधित है। गाय के और भी ऐसे शब्द हैं जो कि अर्थ लेके चलते हैं, जिसमें गाय है, इंद्रिय है, माता है, वाणी है, चंद्रमा भी जो कह दिया जाता है वो कभी कभी गाय को, इत्यादि होता है। अगर आप देखें तो चंद्रमा में एक गाय की जैसे आकृति दिखाई देती है, इसलिए गाय को भी क्या मान लेते हैं? इसमें चंद्रमा के नाम से भी पुकार लिया जाता है। जबकि गो का अर्थ गज व नदी नहीं होता है। यहां ए और सी दोनों विकल्प क्या हैं? एकदम सही साबित हो रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणा दे रही है। जगाना, पढ़ना, बदलना, चलना। प्रेरणार्थक, प्रेरणा देना। प्रेरणार्थक का मतलब है किसी को आप प्रेरणा दे रहे हो, प्रेरणा दे रहे हो, ऐसा इसमें पूछा जा रहा है। बताइए कौन सा होगा?
तो यहाँ पर जगाना, किसी को कोई सो रहा है और सुबह सुबह आप उठे और अगर उसको जगा रहे हैं तो उसको प्रेरणाएं दे रहे हैं कि आप सुबह के समय उठिए, शुभ मुहूर्त होता है, अच्छा समय होता है, ताकि उसमें उठ करके आप अपना तैयारी करिए। दूसरा, जगाने का अर्थ ये है बहुत सारे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनको पढ़ाई के सेंस में उनको कह रहे हैं आप पढ़िए, उठिए, जागिए, तब तक मत रुकिए जब तक आपका अपना लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। तो ये सेंस में भी क्या होगा, आपको जगाना ही शब्द का प्रयोग करेंगे। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा दे तो समझिए वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यहां पर जो मूल क्रिया है वो करना है और प्रेरणार्थक में कराना होता है। और प्रेरणार्थक में द्वितीय क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो कराना और एक करवाना। ठीक। तीसरा, दौड़ना, दौड़ना का क्या होगा, दौड़ाना या दौड़वाना। जगाना, जगाना, जागना का खुद जागेंगे स्वयं तो जागना, और जगाना किसी और को जगाएंगे, और जगवाना यानी किसी और को बोल के हमने कहा कि उस व्यक्ति को उठा देना, जगा देना। सोना, सो रहे हैं अगर आप खुद सो रहे हैं तो अपने साथ में जो भी है उनको कहें सुलाना, सुलाएंगे उनको भी, अब समय हो गया अब सो लीजिए, तो सुलाना। और किसी और कह रहे हैं उनको कह देना सो जाए तो क्या है, सुलवाना। इसके बाद में पढ़ना, पढ़ने का पढ़ाना और पढ़वाना, ये क्या हो रहा है, इसमें मूल शब्द हो रहे हैं, मूल क्रियाएं भी हो रही है। आपको पीडीएफ संबंधी जानकारी चाहिए थी तो पीडीएफ हमारे जो एप्लीकेशन है वहां पर भी और हमारी वेबसाइट वहां पर भी, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है और पीछे यानी क्लास के एंड में भी सभी डिटेल की क्यूआर कोड आपको मिल जाएंगे। अमित, अमित, अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है, एक तो है अमित, देखिए अमित बड़ी की मात्रा, शत्रु, मित्र, पर्याय, अधिक, अधिक, न्यून, बहुत, शत्रु। बताइए कौन सा यहां पर सही होगा। तो यहां पर आपका बहुत और शत्रु के रूप में आएगा, जहां जो छोटी ई वाला है अमित यानी कि बहुत सारे के सेंस में, अधिक के सेंस में प्रयोग होता है, जबकि बड़ी ई वाला जो अमित है वह शत्रु होता है, दुश्मन होता है। इसमें अन्य जो शब्द युग में इति और समाप्ति, इसमें इति पीड़ा, इति और पीड़ा होता है, निशान और झंडा, इसका जो निशान और चिन्ह, यहां पर झंडा यानी चिन्ह का और निशान यानी कि निशानी हो जाएगा। कपिश, कपिश, इस तरीके से दोनों एक जैसे हैं। तो देखिए यहां पर क्या इति इति है एक जैसा, तो इति जो बड़ी छोटी वाला है वो तो समाप्ति की बात करता है, छोटी ई वाला, और जो बड़ी ई वाली, बड़ी ई लिखी है उसमें पीड़ा की बात करेगा। निशान है, निशान यानी कि झंडा, उसके सेंस में शान में सा अगर है, स है तो, और अगर श है तो वहां पर चिन्ह की बात होगा, निशान, इशारा करना किसी। कपिश, कपिश में अगर बड़ी की मात्रा है तो वह हनुमान या सुग्रीव के बारे में बात करेगा। वहीं अगर कपिश में अगर छोटी की मात्रा लगा दी जाए तो मट मेला यानी कि जो धुंधला दिखाई दे, खराब कपड़ा हो, उसके सेंस में भी बात होती। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। हेतु, हेतु, मत, मद, भविष्य। तो यदि बारिश होती, यदि बारिश होती, अब कल्पना कही जा रही है कि बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता, वाकई में नहीं पड़ता। ये क्या है, भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है, भविष्य की तरफ जाएगा। तो हेतु, हेतु जो यहाँ पर हेतु हेतु में तो भविष्य है, तो भविष्य तो नहीं आएगा भाई, कहाँ रहा, भूत ही रहा। हेतु, हेतु, मद, भूतकाल, क्योंकि पहले बारिश नहीं हुई। अभी अगर हम बात करें इसमें, कल अगर बारिश होगी, कल अगर बारिश होगी, यदि कल बारिश होगी, तो ये क्या रहा, हेतु, हेतु, मद, भविष्य हो जाएगा, कल होगी तो। और बोला यदि कल बारिश, यदि बारिश होती या कल बारिश होती तो, अब होती तो यानी कि कल बारिश हो जाती, निकला हुआ कल, तो वहां की जगह भूतकाल में कन्वर्ट हो जाएगा। हेतु वाला आ रहा ना यदि शब्द से। इस काल से यह पता चलता है कि जब क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश न हो पाई हो, वहां पर हेतु, हेतु, मद, भूतकाल होता है। जैसे यहां पर यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। उदाहरण, वह आए तो मैं जाऊं, वह आ जाए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, तो खाएं, मतलब कमाई करेंगे तभी तो खाएंगे। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए।
वह एक विदुषी महिला है। विदुषी महिला थी वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान है। तो विद्वान तो किसके सेंस में, मेल कैंडिडेट पुरुष के लिए होता है, गलत हो गया। विदुषी महिला के लिए होता है, विदुषी महिला थी वो, ग्रामेटिकली बात, वह एक विदुषी महिला थी। एक जो विकल्प है वह एकदम 100% सही है। अगर यहां ध्यान से देखें आप, नोट, विद्वान जो प्रयोग है वह पुरुषों के लिए होता है और विदुषी प्रयोग जो है वो महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य में वह एक विदुषी महिला थी, यह वाक्य पूर्णतः क्या है, शुद्ध है। पूर्णतः क्या है भाई, शुद्ध है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, इसी एग्जाम में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, यानी कि यहाँ ज्ञानपीठ है, याद रखना, ज्ञानपीठ ये अलग अलग तरीके से पूछा गया है। संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं से या हिंदी से। तो संविधान की जो 8वीं सूची में भाषाएं वर्णित है वो, तो संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं, 22 हैं, प्लस एक अंग्रेजी को भी जोड़ा गया। किसको? अंग्रेजी को, इंग्लिश, अंग्रेजी जो है उसके लिए भी जोड़ दिया गया। तो टोटल कितनी भाषा हो जाएगी? तो टोटल जो है आपके समक्ष वह 23 भाषा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 23 भाषाएं हो जाएगी। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। चलें आगे, क्लास प्रॉपर तो चल रही ना यहाँ पर। चलिए अगला जो यहाँ पर लिखा डिटेल आपके सामने है, संविधान की 8वीं भाषा, जो 8वीं अनुसूची उसमें लिखा है कि संविधान में 22 भाषाएं, उन्हीं में साहित्य को दिया जाता है, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हीं को दिया जाता है। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। केवल और केवल किनको दिया जाता है? भारतीय नागरिकों को, जो भारत के रहने वाले उन्हीं को दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो आपके समक्ष, अरे यार क्या हो रहा है, ये क्यों हैंग मार रहा है इतना, ये जो यहाँ लिखा हुआ है उसी बारे में। और इसको पहली बार इसकी स्थापना कब हुई, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की? 1965 1965 में इसकी स्थापना की गई। और सबसे पहले जो यह पुरस्कार दिया गया वह शंकर कुरूप को दिया गया था। तो शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। वर्तमान में 2013 से इसमें 22 भाषाएं के अलावा जो अंग्रेजी है उसे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है? उत्तर पद यानी पहला, सॉरी उत्तर पद यानी कि बाद का, पूर्व पद है तो पहला हो जाएगा, उत्तर पद यानी कि बाद का, किंतु प्रथम पद यानी कि पहला वाला, द्वितीय, प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता हो। यहाँ पर ऐसा है कि उत्तर पद तो प्रधान है, उत्तर पद मेन है, लेकिन जो उत्तर पद है बाद वाला जो है उसकी विशेषता बताने के लिए पहला पद काम कर रहा हो। वह कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास या अव्ययीभाव समास। तो यहां निकलेगा आपके समक्ष कर्मधारय। क्या निकलेगा? कर्मधारय। जिस समास का पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो वहां कर्मधारय होगा। हमसे यही कहा गया, प्रथम पद क्या करे? विशेषता बताए। क्या करे? विशेषता बताए। और अगर विशेषता बताएगा तो क्या होगा? वह विशेषण होगा, विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या वस्तु की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और यहाँ प्रथम पद क्या है? विशेषता बता रहा है, और विशेषता बता रहा मतलब विशेषण हो गया, ठीक है। पूर्व पद प्लस उत्तर पद बराबर कर्मधारय, जहां विशेषण और विशेष यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। नीलांबर, नीलांबर यानी कि नीला है जो अंबर, उसमें आपको कर्मधारय समास मिलेगा। नीलोत्पल यानी कि नीला है जो उत्पल, वहां पर भी कर्मधारय समास आपके समक्ष पाया जाएगा। जिसकी तुलना ना की जा सके, वाक्यांश, ये गलत टाइप होगी, वाक्यांश से आएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अतुलनीय, अन्य मनस्क, तुलनीय, अनुपम। तो यहां पर एक ही विकल्प क्लियर है, आंसर अतुलनीय। क्यों? क्योंकि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है वह अतुलनीय है, और जिसकी तुलना की जा सके वो क्या होगा? तुलनीय होगा। जो पीने योग्य ना हो, जो पीने योग्य नहीं हो उसे अपेय कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? अपेय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपेय कहा जाएगा। किसी की हंसी उड़ाना, किसी की हंसी उड़ा रहे हो तो उसे उपहास कहा जाता है। इसके बाद में कम जानने वाला, अल्पज्ञ, कम ज्ञानी है तो वह अल्पज्ञ कहलाएगा।
आगे आने वाला, आगे बढ़ रहा है तो वह क्या होगा, आगामी होगा। क्या, आगामी। जैसे आपकी एग्जाम आगामी है, आने वाली है, तो आने वाले हैं, आगे आने वाली परीक्षा है तो उसे भी आगामी कहा जाएगी। अगला जो प्रश्न आपके समक्ष है, इ, ई, उ, उ किस प्रकार के स्वर हैं? क्या मजेदार प्रश्न पूछा। इ, ई, उ। तो देखिए ई और उ, यहां पर ई उ की बात कर रहे हैं हम, तो ई और ई, उ और उ। ई में हम क्या कर रहे हैं, मुंह को इस तरीके से थोड़ा घुमा रहे हैं, ठीक है, और उ में क्या कर रहे हैं, गोल बना रहे हैं, गोल बना रहे हैं। तो ई उ किसके साथ कर सकते हैं आप? ई उ देखिए ध्यान से, जो आपके वाइफ होगी उसके साथ कर रहे हैं ई उ किसी। तो जब आप करें तो मुंह की आकृति चेंज होगी, मुंह की आकृति चेंज होगी, है ना। यानी कि संग संग क्या करेंगे, समव्रत, समव्रत यानी जिसके साथ संग हो गया, शादी हो गई, उसके साथ ही चलेगा। तो ई उ जो है समव्रत, समव्रत जो है संग संग करेंगे, कौन, हस्बैंड और वाइफ दोनों, याद रखना बस। तो ई उ क्या होगा, आपके मुंह की आकृति पर निर्भर करेगा। तो यहां पर समव्रत करेक्ट होगा एकदम, डी विकल्प। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई उ, तो ये क्या हो रहा है, केवल होठों की आकृति बन रही है, ठीक है। अर्ध समव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, अब ए में क्या हो गया, मुंह पूरा खुलता जाएगा, ओ, तो वहां पर, ठीक है। आगे देखिए आप, अगला प्रश्न आपके सामने 11वां है, और वो क्या कह रहा है, जब शब्द का, गो शब्द का वचन पहचानिए। जो गो है इसमें कौन सा वचन है, ये पूछा गया है। एक वचन, बहुवचन, सदा, एक वचन में, सदा बहुवचन में, बताइए। तो यहाँ एक वचन आएगा भाई। वचन का अभिप्राय संख्या से, विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहेंगे। हिंदी में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। जो गो शब्द है वह एक वचन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, काठ ही हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है, का अर्थ है, क्या है भाई अर्थ, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तो छल कपट जो आप करते हैं उसका व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। आपने किसी को छल कपट करके अपने साथ लिया तो एक दिन उसको आपकी असलियत से रूबरू होना ही है, उनको पता चलना ही है। इसलिए आप वास्तविक स्थिति में छल कपट किसी के साथ मत करिए। जो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब छल कपट ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके समक्ष, निम्नलिखित में से वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक अनुज की किताब, कौन सा कारक है? तो अनुज की किताब मेज पर है, अनुज की किताब। तो अपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, बताइए। अपादान है क्या, संबोधन है क्या, अधिकरण है क्या, अधिकरण। अनुज की किताब छोटे भाई की किताब है, तो यहां पर संबंध दिखा रहा है और संबंध में की जो शब्द है वह क्या है आपका, की रेखांकित रहेगा। यहाँ पर की जो शब्द है वो संबंध कारक की विभक्ति कारक है। जहां संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु का हमें क्या हो, एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं, एक दूसरे की हो रही है। तो वहां पर अनुज की किताब है, किताब किसकी है, अनुज की, इसलिए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न आप सभी के समक्ष है, देखिए जरा। मंदिर मदिरा, मंदिर मदिरा, मंदिर तो पूजा पाठ के स्थान, पूजा पाठ, और जो मदिरा है मंदिरा, यहां पर बिंदी गलत आ रही है। मदिरा जो है ये आपका क्या है, शराब का ठेका, शराब की दुकान है, ठीक है। जिसको चलना हो वो पढ़ लीजिए। युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, घर सवारी, गुफा बड़ा गुफा, देवालय और अश्वशाला, पूजा घर और पुजारी। अच्छा मंदिरा है, मदिरा ये होता है। एक बात याद रखना, थोड़ा सा याद रखो, यहाँ पर यहाँ गड़बड़ होगा। गड़बड़ इसलिए होगा भाई क्योंकि ये एक जैसे वो भी शब्द में आएगा, उसको भी लिखवा देता हूं मैं। यहाँ पर जो शराब का घर आएगा वो क्या होता है,
शराब की दुकान जिसे हम मदिरा कहेंगे, क्या कहेंगे, मदिरा, इस तरीके से। और यहाँ मंदिरा लिखा है, मंदिर और मंदिरा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा अश्वशाला, ठीक है। देवालय एक तो देवताओं का मंदिर हो गया, और मंदिरा जो है वह अश्वशाला होगा, क्योंकि मंदिरा में यहाँ पर बिंदी रहेगी, बिंदी रहेगी, मैं समझ गया, बिंदी के साथ में तो मंदिरालय जो अश्वशाला हो जाएगा। और जो आपका बिना बिंदी में आ जाए, इन दोनों में अंतर समझिए, यहाँ बिंदी में है और यहाँ बिना बिंदी में। अगर बिना बिंदी में तो शराब की दुकान बन जाएगी। एक छोटी सी बिंदी की कीमत समझ लेना साथियों, क्योंकि एक छोटी सी बिंदी की कीमत मतलब चिमटी भर सिंदूर है, उसकी वजह आप बिंदी लाइए कि एक छोटी सी बिंदु की कीमत तुम क्या जानो हे परीक्षक बाबू, क्योंकि यह विद्यार्थी हिंदी में इस बिंदी को क्या कर देते हैं, लगाने से भूल जाते हैं, ये याद रखना थोड़ा, ठीक है। मंदिर देवालय, मंदिरा अश्वशाला, परवाल जो मूंगा है उसके लिए, और परवार जो वस्त्र है उसके लिए प्रयोग होता है। इसके बाद में जो दमन है यानी कि दबाने वाला, और दामन, दामन यानी कि माँ का आंचल, कुल, कुल यानी कि वंश, कुल, और कुल है बड़ा वाला, तो यहाँ पर किनारा हो गया, नदी का तट, गोवा का तट, ऐसा समुद्र का तट। आगे देखिए आप, आगे आपका अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। अचल जो चलता न हो, स्थिर हो, उसे क्या कहेंगे हम, स्थिर, स्थिर रहता हो, उसे क्या कहेंगे, अचल कहेंगे। वैसे यहाँ विकल्प में जन्म से, स्थान से, दूरी से, पर्वत और स्थिर, यहाँ होना डे चाहिए, लेकिन इसका समभिन्नार्थक नहीं देने के कारण, इस प्रश्न में त्रुटि होने के कारण बोर्ड ने इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया गया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है 16वां। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द है विप्र, व्योम, हई, दृग। तो यहाँ पर आकाश को हम अभी हाल ही में व्योम नाम का हमने क्या किया था, गगनयान के लिए एक जो रोबोट है वो भेजा था व्योम। व्योम नाम ही क्यों रखा था उसका, क्योंकि आकाश को व्योम के नाम से भी हम जानते हैं। आकाश को गगन कहेंगे, नभ कहेंगे, अंबर कहेंगे, अंतरिक्ष कहेंगे, अनंत कहेंगे, शून्य कहेंगे, पुष्कर कहेंगे, और इसके बाद अब्र कहेंगे, ध्यो कहेंगे, तारामय कहेंगे। ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। आकाश का व्योम पूछा है तो मुझे लगता है कि ध्यो जो शब्द है और अब्र ये और तारामय ये थोड़ा आपको कम सुने होंगे, कम पढ़े होंगे। पुष्कर और शून्य ये चारों पांचों जो लास्ट में लिखे हैं इनको याद कीजिएगा, 100% आएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप क्लास को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि कहाँ मिलने वाला है। हेड मास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वैसे तो यहाँ पर हेड प्लस मास्टर हो जाएगा, और मास्टर हो जाएगा तो यहाँ उपसर्ग की परिभाषा कहती है कि पहला जो शब्द है जो आगे लगा हुआ है, आगे लगा हुआ है, आगे लगा हुआ शब्द क्या होगा, आगे लगा हुआ शब्द ही क्या होगा हमारे सामने, वह उपसर्ग होगा। क्या होगा, वह उपसर्ग होगा, है ना, उपसर्ग होगा। लेकिन दुख की बात यह है यहाँ पर कि यहाँ पर है, हेडम या हेड, या वैसे आंसर हेड लगाएंगे बच्चे और हेड ही लगाया होगा, लेकिन बोर्ड ने इसको हटा दिया, वैसे हेड ही है, ठीक है, हेड ही है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह निरस्त कर दिया गया है, याद रखना। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इसको लगाइए। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान, या शरद जोशी साहित्य अकादमी। बताइए। तो यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्योंकि यह कैसे जुड़ा हुआ है, साहित्यकार से जुड़ा हुआ है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये जुड़ा हुआ है। अगला जो आपके समक्ष प्रश्न है, साहित्य अकादमी में वरिष्ठ जो साहित्यकार हैं वह कौन सा है। काशीनाथ हिंदी को उनकी कृति रहन पर रघु के लिए साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में दिया जाता है, और इन्हीं हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला करके इसके बाद हमारे यहाँ टोटल साहित्य अकादमी को 22 भाषाओं में दिया जाता है। ध्यान देना, साहित्य अकादमी 22 में और ज्ञानपीठ 23 में,
लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए इस बात को। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह कितनी भाषाओं में, तो भाषाएं है यहाँ पर कितनी, टोटल 23 भाषाएं। कितनी भाषाएं, 23 है। जबकि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी अकादमी पुरस्कार जो है यह कितने भाषा में दिया जाता है, तो यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। यहां पर 23 है और यहां पर 24 है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न 19 आपके समक्ष है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब संस्कृत का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग हो रहा हो, ज्यों का त्यों हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता हो, जो का त्यों प्रयोग होता है, तो वहां पर कौन सा मिलेगा आपको, वहां पर आपको तत्सम शब्द मिलेगा। अब देखिए, आम, आग, आसरा, आलय, आलस्य, तो आलस्य क्या लग रहा है, तत्सम शब्द लग रहा है, आलस्य यहां पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आलस्य जो है तत्सम शब्द है। संस्कृत में ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों आज भी हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ पर अग्नि का आग है, वायु का बायरा है, बायरा, या हवा कह देंगे, हवा कह देंगे। माता की माँ बन जाएगा, पिता का क्या हो जाएगा, पीतर बन जाएगा, पीतर बन जाएगा, या पीतर बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा आपका जो बाप कहेंगे हम सामान्यतः बाप स्थानीय भाषा में। प्रकाश का क्या होगा, उजाला हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, उजाला हो जाएगा भाई। ठीक है, बढ़े आगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। शाम को पुस्तक पढ़नी है, शाम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है, कृत्यवाच्य, कृत्य प्लस कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। शाम को पुस्तक पढ़नी है, तो पढ़नी है मतलब कर्म करना है, कर्म करेगा भाई तो कर्मवाच्य होगा। क्रिया यानी कि क्रिया का जो परिवर्तित रूप है वो क्या है, कर्म है, परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर दिए गए वाक्य में हमें कर्म प्रधान है तथा क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार परिवर्तित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रही है, कि पढ़ना है और पढ़नी है उसके अनुसार हो रही है। ठीक है, कर्म के अकॉर्डिंग हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो स्वर है नहीं है, ऐसा कौन सा जो स्वर नहीं है। उ, अब यहां देखिए आप, बहुत इजी है वैसे तो ये प्रश्न, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उ, ए, अंग्य और अ, आपके समक्ष 11 स्वर एक है प्लस 2 अयोगवाह है। अयोगवाह कौन कौन से है, अयोगवाह, और कौन कौन से अयोगवाह हैं, तो वह है अम और अह, सामान्यतः स्वर की भांति प्रयोग होते हैं। ये तो आपका स्पर्श व्यंजन है भाई, स्पर्श व्यंजन है ना। अब हम 11 स्वरों की बात करें तो यहां पर जो आपके समक्ष मिलेगा, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये क्या हो गया आपका स्वर हो गए। तो 11 स्वर ये हो रहे हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, 11 स्वर तो आपके ये हो जाएंगे, और 2 ये टोटल कितने हो जाएंगे, 13, जो कि हमारे स्वर की भांति यूज होते हैं 2। अब यहां पर हमें दिया गया कौन सा नहीं है, तो यहां पर सी विकल्प आ जाएगा, याद रहेगा, यहां सब कुछ लिखा है। ये आपके समक्ष स्वर भी लिखा है, व्यंजन भी लिखा है। जो च वर्ग है वह तालव्य का पंचम वर्ण है और इसका उच्चारण स्थान नासिक के है। क्या है, जो पंचम वर्ण है अंग्य, इसका जो उच्चारण स्थान है वह नासिक है, नाक से अंग्य, अंग्य, तो नाक से इसको बोला जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव। तो प्रत्यंग जो है वह आपको मिलेगा अव्ययभाव समास, जहां अव्ययभाव समास कहां होता है, जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो और अवयव भी उसमें जुड़ा हुआ हो, तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे कि प्रत्यंग यानी कि अंग, प्रत्येक अंग, ठीक, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन कौन सा, प्रति, डेली,
आजीवन, जीवन कौन सा, आजीवन मतलब मृत्यु तक, जब तक आप जीवित हैं। भरसक कैसा, रसक कैसा, भर के रखना, भरसक। ये सभी क्या है, अव्यय भाव के उदाहरण हैं। आंशिक यानी कि थोड़े समय के लिए। क, इक, अच्छा प्रत्यय कौन सा इसमें, तो आपसे यहां पर प्रत्यय पूछा गया मेरे साथियों, प्रत्यय आंशिक में कौन सा प्रत्यय है, तो क है, इक है, शिक है, अ है। कौन सा आना चाहिए, अंश का। अंश का क्या बनेगा, अंश प्लस जो आपका यहां पर इश है, इक, इक। अब देना ये जब ई यहां जुड़ेगा तो यहां पर कौन सा अ है, अ है प्लस ई, दोनों पे जुड़ेंगे। तो जब ये दोनों जुड़े, जब ये दोनों जुड़े तो जो पहला शब्द है, जो पहला शब्द है उसका पहला वर्ण, पहले शब्द का पहला वर्ण या पहला स्वर, जो पहला शब्द है उसका पहले वर्ण में जो मात्रा लगी हुई है वह दीर्घ रूप धारण कर लेगी। पहले शब्द की, पहला जो शब्द है, शब्द के जो पहला वर्ण है, पहला वर्ण, पहला वर्ण की मात्रा जो है वह क्या हो जाएगी, दीर्घ रूप धारण कर लेगी। जब ऐसे आकृति बने, जब ऐसी स्थिति बने तो वह दीर्घ रूप क्या करेगी, धारण कर लेगी, रूप धारण कर लेगी। और अगर वो धारण करेगी तो छोटा होगा, उसकी जगह बड़े वाला चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। जैसे यहाँ अ क्या है, छोटा है, इसका बड़ा रूप क्या होगा, आ होगा, क्या होगा, आ होगा। तो अंश में आ जाएगा, आएगा, और बिंदी अपनी जगह है जो है सही, और श है सही। और ये ई भी ऐसे आएगी, ई कौन सी है, छोटी है, तो छोटे की मात्रा लगाएंगे, और क जो ये रखा आपका ऐसा ऐसे आ जाएगा, तो आंशिक बन जाएगा। तो कौन सा आएगा इसमें, बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। आंशिक शब्द में एक जो प्रत्यय है, एक प्रत्यय जोड़ने से अन्य शब्द जो बनेंगे, विज्ञान में वैज्ञानिक बन जाएगा, वी से वैज्ञानिक बन जाएगा, वेद का वैदिक बन जाएगा, लोक का लौकिक बन जाएगा, दिन का दैनिक बन जाएगा। ये याद रखना। एक बात याद रखना, अगर ई ही प्लस ई मिले, दो ई एक साथ मिल जाए, किसका निर्माण करते हैं, ए का निर्माण करता है, किसका, आई का। अब हमारे सामने समस्या ये है कि यहां पर सर ए के मात्रा तो एक आना चाहिए, तो मैंने आपको अभी कहा ना कि उसका दीर्घ रूप प्रयोग होगा। अब ये कौन सा रूप धारण करेगा, दीर्घ रूप में चला जाएगा, इसलिए ठीक है। यामा के रचयिता कौन है, सुभद्रा कुमार चौहान, महादेव वर्मा और मीराबाई सुमित्रा नंदन पंत। तो यामा जो है वह महादेव वर्मा की रचना है, जो कि छायावाद की सबसे प्रसिद्ध कवियत्रियों में से एक है। वैसे हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कवियत्रियों में से एक है, और हिंदी साहित्य के छायावाद की एकमात्र कवियत्री, प्रसिद्ध एकमात्र प्रसिद्ध कवियत्री बात कर रहा हूं। बाकी चार स्तंभों में से एक ये है, जो छायावाद के चार स्तंभ है, चार स्तंभ छायावाद के चार स्तंभकार कौन है, तो वे चारों में एक तो आपके समक्ष उनमें से एक है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। इसके बाद में निराला है, निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत है, और साथ में जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद। इनके अभी आगे एक और प्रश्न इनसे जुड़ा हुआ, तो वहां पर मैं आपको डिटेल बताऊंगा, जिसमें आपको इनकी ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है। एक बात याद रखना, महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मीरा के जैसा इन्होंने कृत्य किया है। 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, प्रेरणा जो है वह स्टूडियो जाएगी में कौन सा, में काल का भेद बताइए। कौन सा काल है, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। स्टूडियो जाएगी, प्रेरणा जो नाम के कोई पात्र हैं वह क्या होगा, स्टूडियो में जाएगा या जाएगी, क्योंकि फीमेल है तो जाएगी साफ फीमेल डिनोट कर रहा है। तो सामान्य रूप से यहां पर कौन सा, सामान्य भविष्यत काल होगा, जो कि भविष्य की बात कर रहा है। इस वाक्य में सामान्य भविष्यत काल का भेद हुआ है प्रयोग, क्योंकि भविष्य में होगा, रहेगी, इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और वाक्य में ऐसे चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। भविष्यत काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतु मद भविष्य। तो यहां पर सामान्य वाला है, जनरली सामान्य बात हो रही है।
अगला प्रश्न 26वां है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, गलत लिखा है, स्त्रीलिंग आएगा, स्त्रीलिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग जो शब्द है, स्त्रीलिंग है सार, रूप, आई, विवाद। देखिए वाक्य में प्रयोग देखें इनका, कि जो आई है, आई वे का निर्धारण करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। यहां पर आई जो शब्द है आपके, कितनी आई है, कितनी नी क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो आई के बारे में जब भी बात होगा वह स्त्रीलिंग के रूप में होगा। शब्द के जिस रूप से हमें यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, यह बोध करा दे तो उसे लिंग कहते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष 27 कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती। तो यहां पर भी ब आ रहा है, ठीक है, और यहां पर क का वर्ण आ रहा है, ठीक है। इस वाक्य या पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार पूछा है भाई, अलंकार पूछा है। तो क वर्ण बार बार आ रहा है, और जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, क्या हो जाए, वर्णों की आवृत्ति बार बार आ जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। वर्णों की जो है आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। श्लेष में क्या हो जाएगा, यमक में क्या होगा, यमक में शब्द क्या होगा। इसमें शब्द ऐसा शब्द जो एक से अधिक बार प्रयोग हुआ और अधिक ही बार उसका अर्थ अलग अलग हो। और श्लेष में क्या होगा, ऐसा शब्द जो वाक्य में प्रयोग एक ही बार हो रहा हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वह श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। और यहां पर रूपक में तो क्या होगा, उपमेय और उपमान का अभेद वर्णन, विशेषण और विशेष्य के बीच में अभेद वर्णन हो रहा हो, तुलना की जा रही हो वहां पर। देखिए आप आगे जो अनुप्रास अलंकार इसका सही है, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। इस वाक्य में जो अनुप्रास अलंकार है जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, यही मैंने आपके समक्ष समझा दिया है। निम्नलिखित में से कौन में से अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा है, अर्धविराम, ये तो क्या है, योजक है, जोड़ रहा है, ये विवरण है, विवरण, और ये क्या है, योजक है, क्या है, योजक है। ये कौन सा है, अल्प विराम है, क्या है, अल्प विराम है। और ये क्या है आपका, अर्ध विराम है, अर्ध विराम है। अब आपसे कौन सा पूछा, सी वाला पूछा, लेकिन एक और पूछा जा सकता है कि विराम चिन्ह कौन सा है, तो विराम चिन्ह क्या होगा आपका, विराम चिन्ह होगा आपका पूर्ण ये, ठीक है। कभी कभी ये डॉट लगा देता है, तो डॉट भी क्या होता है, इंग्लिश में पूर्ण विराम के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए पूछ लिया जाता है। एक बात और याद रखना, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह अगर पूछे तो ये प्रश्न मार्क से लगाइएगा, ठीक है। कुछ और बातें, ये जो योजक चिन्ह इसका प्रयोग जैसे कि माता पिता, इसमें होगा दिन रात, ठीक है, सुख दुख, इनमें प्रयोग होता है। यह मैंने आपका सामने सब कुछ लिख दिया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो ये पीडीएफ का इनके लिए है, और टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट वगैरह लगाना है, लाइव कोर्सेस लेना है, तो उसका अपडेट हमने यहाँ दे रखा है। ये हमारा QR कोड है, ये यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर मिलता है आपको मॉक टेस्ट वगैरह। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ जो डाउनलोड करना है वह हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर के आपको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। कौन सा वाक्य शब्द है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कुक रही है, खेतों में लंबे लंबे घास उग्र आए हैं, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। देखिए यहां पर क्या होगा आपका, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, क्योंकि यहां पर यह वाक्य शुद्ध है, एकदम क्लियर लिखा हुआ है। बाकी विकल्प में त्रुटियां है, जिससे घास स्त्रीलिंग है, तो उग आई है, नहीं उग आई होना चाहिए वहां पर, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, और वह है कामायानी के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा और जयशंकर प्रसाद।
अभी मैंने आपको कहा कि छायावाद के 4 स्तंभ, तो ये 4 स्तंभ हो गए, 4 स्तंभकार भी यहाँ नाम आ गए चारों स्तंभकार के। छायावाद के 4 स्तंभ जो हैं वे कौन से हैं? छायावाद के 4 स्तंभ, तो ये चारों यहाँ लिखे हैं छायावाद के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। याद कैसे करेंगे? सुमित्रा नंदन ने जय जयकार लगाई किसकी? सूर्य की, जो कि महान एक काम से कीजिए, सुमित्रा नंदन जो सुमित्रा के नंदन है उनकी बात करेंगे। और सुमित्रा नंदन कौन है? महादेव वर्मा। मान लीजिए कि सुमित्रा के नंदन महादेव वर्मा है, जिन्होंने सूर्य भगवान को चरण किया और जय जयकार लगाया किसका? शंकर जी का। इस तरीके से आप इसको जोड़ करके याद रख सकते हैं। यहां पर कामायनी जो है वह किसकी है? कामायनी वह जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में कामायनी हिंदी का जो महाकाव्य की श्रेणी में आता है, और प्रेम राज्य, झरना, आंसू लहर, इसके बाद और भी है जो ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक नाटक कौन कौन से हैं भाई? इसीलिए इनको नाटक सम्राट भी कहता है। नाटक के सम्राट, नाटक के सम्राट कौन कहे जाते हैं? जयशंकर प्रसाद ही कहे जाते हैं। ऐतिहासिक नाटक कौन कौन से इसके? इनके तो स्कंद गुप्त हैं, स्कंद गुप्त हैं, चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त हैं, ध्रुव स्वामिनी है। ऐसे इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। सुमित्रा नंदन पंत वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, स्वर्ण किरण आदि इनके प्रमुख रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। महादेव वर्मा निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य, गीत आदि इनकी प्रमुख रचना है। 31 आगे जो प्रश्न आपके समक्ष है वो क्या कह रहा है कि अरे अरे उसने तो कमाल कर दिया। ये वाक्य है कैसा है? अरे उसने तो परीक्षा पास कर ली, अरे उसने पढ़े बिना ही टॉप कर दिया। यहां कौन सा हो रहा? आश्चर्य उत्पन्न हो रहा, विस्मय। आश्चर्य किस में होता है? विस्मय में होता है, निषेध में नहीं, प्रश्न में नहीं, इच्छा में नहीं। विस्मयादि बोधक, अरे उसने तो कमाल कर दिया, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक है, क्योंकि ऐसे वाक्य जहां आश्चर्य हो, हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो, अगर ऐसा भाव उत्पन्न हो तो वहां पर विस्मयादि बोधक जो वाचक वाक्य के श्रेणी में जाएगा, प्रयोग होगा। अगला आपके समक्ष प्रश्न है और वह है कौन सा भाई? मौन का विलोम है। अरे मौखिक का क्या होगा? मौखिक का तो लिखित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। मयंक विकार, मुखर। अरे मौन जो बोलता नहीं, और उसका उल्टा क्या होगा? मुखर हो जाएगा, जो बहुत बोलता हो, जो ज्यादा बोल रहा हो। यहां लिखा है इसलिए नहीं लिख रहा हूं, टाइम जाएगा लिखने में। मौखिक का लिखित होगा, अज्ञ का विज्ञ होगा, विकार का अविकार होगा, निकृष्ट का उत्कृष्ट होगा। ये ऐसे शब्द हैं साथ में लिए जा रहे हैं एनालिसिस में, जहां आपको आज के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए उनके भी विलोम साथ में देता चला जा रहा हूं। अब अगला प्रश्न 33 से लेकर 37 तक किस पर आधारित है? गद्यांश पर आधारित है। तो ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। गद्यांश को भी हम पहले पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को लगाते हुए चलेंगे। इतिहास के आरंभ से, अच्छा पहले तो यहां तुम्हें देख सकता हूं थोड़ी देर, क्योंकि इधर का पढ़ूंगा। इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की, और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलता से भरी हुई है। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई, कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति दी है। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम नए अवसरों के खुलने का है। इससे भी बड़ी उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें? भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है, ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहे हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सकें। भारत की
सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है कि गरीब और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असफलता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाएं। शायद यह हमारे लिए संभव ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वे पीड़ित हैं, मतलब लोग पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा, और भी परिश्रम ही नहीं बल्कि और कठिन परिश्रम करना होगा, ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सके। और वो सपने भारत के लिए हैं, साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी हैं। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी निकटता से जुड़े हुए हैं। शांति के अविभाज्य कहा गया है, इसी तरह स्वतंत्रता भी अविभाज्य है। समृद्धि भी और विनाश भी इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। भारतवर्ष की जनता से, जिसके हम प्रतिनिधि हैं, अपील ये करते हैं कि वे आस्था और विश्राम के साथ इस अभिनय से जुड़े। अभी तुच्छ आलोचना, बेमनस अथवा दूसरों पर दोषारोपण का समय नहीं है। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जहां उसके सारे बच्चे रह सके। आज नियत समय आ गया है, एक दिन जिसे नियति ने तय किया था, और एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत व स्वतंत्र खड़ा है। कुछ हद तक अभी भी हमारा भूत हमसे चिपका हुआ है, और हम अक्सर जो वचन लेते रहे हैं उसे निभाने से पहले बहुत कुछ करना है। पर फिर भी निर्णायक बिंदु अतीत हो चुका है, और हमारे लिए एक नया इतिहास आरंभ हो चुका है। एक ऐसा इतिहास जिसे हम गढ़ेंगे और जिसके बारे में हम लोग लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस गद्यांश पर आधारित बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक गद्यांश लिया गया है। इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको लगते हैं। गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? कार्य योजनाएं बनाते हैं रहना होगा, अपार धन एकत्र करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, निरंतर सोचना होगा। तो यहां पर हमें सी विकल्प, कठिन परिश्रम करना होगा, परिश्रम में बना रहना होगा, निरंतर हमें परिश्रम करता रहना होगा। गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही? एक बड़ा फिल्मकार बनना, एक महान गायक बनना, हर एक आंख से आंसू मिटाना, एक महान संगीतकार बनना। बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ पर हर एक आंख से आंसू मिटाना, यही उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा रही है। भविष्य भारतवासियों के लिए निरंतर प्रयास करने का, भरपूर आनंद लेने का संदेहात्मक या आसान है। तो यहाँ पर जो निरंतर प्रयास करिए, निरंतर अभ्यास कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे ट्राई करते रहिए। एक बार नहीं, हजारों बार सफलता मिलेगी आपको, अगर आपने हजारों बार सफल प्रयास किया है। तो भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया? अपनी प्रभुता, अपना ईश्वर, अपनी आदर्श, अपनी सभ्यता। तो अपना आदर्श जो है वो भूला नहीं है, वो निरंतर बना रहा है, वह निरंतर बना हुआ है। अगला जो प्रश्न है 37, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? गरीबी मिटाना, अज्ञानता एवं बीमारियों को मिटाना, अवसर की असमानता को मिटाना, अपने नेताओं की सेवा करना। भारत की सेवा का तात्पर्य किससे है? तो यहाँ पर आपका जो अपने नेताओं की सेवा नहीं करना, यहाँ पर आपका नहीं पूछा है, नहीं पूछा था मेरे साथियों, नहीं पूछा था, क्योंकि ये तो सब इसमें है, ये नहीं है, और नहीं पूछा तो डी विकल्प हो जाएगा। बाकी गरीबी मिटाना है, अज्ञानता मिटाना है, असमानता को खत्म करना है, ये सभी इसी भारत की सेवा के अंतर्गत आएंगे। यदि आप कर रहे हैं एसएससी, उत्तर प्रदेश स्टेट, एमपी स्टेट, राजस्थान, बिहार, रेलवे आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को कर सकते हैं, क्योंकि यहां से आपको प्रश्न निश्चित रूप से मिलेगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से मिलेगा। इसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर। ये इसी के साथ जो आपके समक्ष ये टेस्ट, मॉक टेस्ट का मैंने बीच में भी आपको बताया है, इसी के साथ जो करंट अफेयर का अपडेट आपको चाहिए, तो वह आपको जो हमारा
ट्विटर हैंडल है एक्स और इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर जाकर फॉलो कीजिए, आपको वहां पर अपडेट मिल जाएगी। ये हमारे मोबाइल नंबर है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए, आपको कुछ समस्या है, तो आप इस जो हमारी टीम है स्टूडेंट के लिए सपोर्ट टीम, उस पर आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज या कॉल करके मदद पा सकते हैं। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और साथ ही अपने साथियों के साथ लिंक फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।